With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, in today's session, you people are going to learn about reference to the context. In today's session, I will teach you how to attempt reference to the context. Since it's very complex, most of the student they are baffled and confused how to solve reference to the context. In today's session, I will solve your problem. So let's start. जब भी आप किसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप पोइट्री या ड्रामा, क्लासिकल पोइट्री हो या ड्रामा हो, जब आप उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को करते हैं तो सबसे पहले आपने लिखना होता है उसका रेफरेंस. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज लाइन या दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, फ्रॉम द पोएम, जिससे भी लिया गया आपको उसको क्या लिखेंगे, उसको डबल कोट्स में लिखते हैं. ठीक है, बाय उसको डबल कोट्स में लिखते हैं. उसके बाद उस राइटर का नाम लिखते हैं जिस राइटर ने उसको लिखा है. ठीक है, ये तो हो गया आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और जो आपने करना होता है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या मेक श्योर करना है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने करना होता है कॉन्टेक्स्ट. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं. अब ये कंफ्यूजन जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब इसके मल्टीपल इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल बाज़ का टीचर्स जो हैं वो मोस्टली मिसगाइड कर देते हैं कि इसको कैसे, वो बाज़ का ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिख दें और वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिख दें, जबकि ऐसा नहीं होता. इसको गौर से ये फायजा, रमीन और सोबिया और मायदा, ये आप लोग इसको ना अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि ये एक टेक्निकल काम है, ये अक्सर नहीं आता. हाँ मायदा, जब आपने पहली दफा किया तो इसको कैसे किया था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि इसको हमने करना कैसे. हाँ जी, जब आपने पेपर दिया तो आपने इसको कैसे डील किया था वहां पे. इट्स वेरी complex and we have to, it's quite technical, you have to handle it with care. So kindly let me know how did you tackle this problem when you was appearing in exam. जब आपने एग्जाम दिया था. सर कौन जी यस, कैसे इसको आपने किया था. उसमें जो गिवन लाइंस होती है ना, उससे उसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखने के लिए उससे जो उसकी प्रीवियस सिचुएशन होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना होता है और इन जो गिवन लाइंस है उसके साथ मैच करके उसके बारे में इसकी थोड़ी सी इसको डिस्क्रिप्शन देनी होती है. और उसके अलावा एक्सप्लेनेशन को कैसे करते हैं आप. एक्सप्लेनेशन में सिर्फ जो गिवन लाइंस होती है ना उनको ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में. अच्छा ठीक, अभी मैं आपको जो मैं पॉइंट बताऊंगा ये आप लिख भी लें और इसको याद कर लें क्योंकि ये आपको इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा. अच्छा जी, पहली बात तो ये है आप रेफरेंस लिखते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं. कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं कि शॉर्ट सी समरी बनाते हैं. ये आप हर किसी के लिए इसको यूज कर सकते हैं, भले वो पोइट्री हो, भले वो जो भी है, आप इसको इसके साथ रिलेट, मतलब एक जनरल रूल आपको मैं बता रहा हूँ. आपने उसकी शॉर्ट समरी लिखनी है. ठीक है, उस शॉर्ट समरी को रिलेट करना है उन नियर गिवन लाइन से, उसके साथ कि ये बात जो है वो एक शॉर्ट समरी बनेगी और फिर उसके बाद उन लाइन से. देखिए कोई भी चीज जो है वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं होती, मतलब एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव होती है. बात समझ आ रही है कि एक जो टेक्स्ट होती है, बल्कि मैं एक लाइन भी बोलूं तो वो इडिपस को रिप्रेजेंट करेगी, इडिपस रेक्स में. अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन बताई थी ट्रेजेडी की कि भले आपको करैक्टर भूल जाएं लेकिन उसका प्लॉट जो है वो आपको वो ना भूले. यानी एक ट्रेजेडी ऐसी होती है, ट्रेजेडी इज सच काइंड ऑफ पोइट्री, such kind of story, such kind of having such kind of plot. Everything can be forgotten but you can never ever forget its plot. आप उसके करेक्टर भूल जाएं, आप भले ट्रेसियस को भूल जाएं, आप इडिपस को खुद को भूल जाएं, इडिपस के मेन करेक्टर को ही भूल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टोरी आपको याद रहे. चलिए आप में से कौन सा मुझे इसकी शॉर्ट समरी सिर्फ
2 मिनट में सुना सकता है। सुनाइएगा। शॉर्ट सी समरी मैं आपको बता देता हूं कि एक बादशाह था, उसको किसी फॉर्चून टेलर ने बताया कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा, वो तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, तुम्हें कत्ल कर देगा। उसने उसको कहाँ फेंक दिया? कैथराइन हिल पे, और वहां से कोई गडरिया उठा कर ले गया और उसको किसी और बादशाह ने उसको पाला, और उसके बाद वो बड़ा हुआ और उसने अपने फादर को ही मार दिया, मदर से शादी कर ली, आखिर में उसने अपनी आंखें फोड़ ली। देखिए छोटी सी स्टोरी है, कोई मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा, मैंने आपको सुना दी। अब इस शॉर्ट सी समरी बनाऊंगा, मैं इससे भी ब्रीफ करूंगा उसको और उसको रिलेट कर दूंगा उन लाइन के साथ, गिवन लाइन, जो लाइन दी गई होगी कि ये जो है इन गिवन लाइन से कैसे रिलेटेड है। आप समझ आई? शॉर्ट समरी लिखिए कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, उसके बाद रिलेट कीजिए किसके साथ? रिलेटेड टू द गिवन टेक्स्ट। लें जी, हो जाएगा। अगर कंटेक्स्ट आ जाए तो अब कर लोगे इसका, ये ऐसे आपने इसका कंटेक्स्ट बनाना है, ठीक है। अब ऐसे आप लोगों को जब 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 तक कोई मॉडल नहीं बताता ना टीचर, बच्चा उस पर उसको रट्टा ही लगाता है। मैंने आपको एक मॉडल बता दिया कि उसकी शॉर्ट समरी लिखें, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि चले 4 लाइन कर लें और उनको उन गिवन लाइन के साथ एसोसिएट कर दें, रिलेट कर दें कि ये बात जो है उस वक्त चल रही थी। आपको तो पूरी समरी याद है, मतलब अब ट्रेसियस जो है वो बात कर रहा है किसके साथ? इडिपस के साथ लड़ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टेरेसियस के साथ लड़ाई कैसे हुई थी एडिपस की। इडिपस की लड़ाई इसलिए हुई थी कि उसने कहा कि इसको हायर किया गया, इसको खरीदा है किरोन ने। किरोन जो उसका ब्रदर इन लॉ है, मतलब उसका मामू भी है, उसका ब्रदर इन लॉ भी है। इसने कॉन्स्पायर, ये दोनों कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं, इन दोनों ने, इसने कॉन्स्पायर किया है कि वो क्या करे, मेरा मेरा तख्त जो है उसको ओवरथ्रो कर दे मिलके। मतलब ये हार्ड पर्सन है और इन्होंने मिलके ही मारा है बादशाह को, अब ये मेरा तख्त भी लुटना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब वो चीज को गलत उसने अंडरस्टूड कर लिया। हमेशा जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ेंगे, आगे एमफिल करें तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। हर चीज का एक होता है लोकेशनरी मीनिंग। क्या मीनिंग होता है? लोकेशनरी मीनिंग। एक क्या होता है? इलोकेशनरी। ठीक है, एक होता है परलोकेशनरी मीनिंग। कितने मीनिंग बन गए? डिस्कोर्स एनालिसिस में इस चीज को एनालाइज किया जाता है। मतलब अगर हम इसका ही डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो लोकेशनरी मीनिंग वो मीनिंग होता है जो आपको, जो लिटरल मीनिंग है किसी चीज का। क्या होता है? लिटरल मीनिंग। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा सर्दी है और आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा रिस्पेक्टेड एल्डर है, आपका एल्डर है, और आप उसको ये नहीं कह सकते कि दरवाजा बंद करो, आपको बुरा महसूस होगा। फादर लगा लो, ग्रैंड फादर लगा ले, और वो दरवाजे के बिल्कुल पास बैठा हुआ है, चेयर उसकी पास है, सर्दी बहुत है, आप थोड़े से दूर हैं, तो आप उसे ये नहीं कि दरवाजा बंद कर दो। आप कहें बहुत ज्यादा सर्दी है, कितनी सर्दी है, आप उसको ये कह रहे हैं। अब कितनी सर्दी है और शट द डोर में बड़ा फर्क है। अब ये तो उसको, अगर तो वो आप उसको कहते हैं बहुत ज्यादा सर्दी, अगर तो वो लिटरल मीनिंग ले गया तो वो उसको इग्नोर कर देगा, वो कहेगा हाँ यार वाकई बहुत सर्दी है। अगर वो उसका इंटेंडेड मीनिंग जो स्पीकर बोल रहा है अगर वो ले गया तो वो क्या करेगा? वो दरवाजा बंद कर देगा। और ये है इंटेंशनल मीनिंग। इलोक्यूशनरी कौन सा मीनिंग है? इंटेंशनल मीनिंग। और ये क्या? परलोक्यूशनरी मीनिंग। इसको क्या कहते हैं? अंडरस्टूड मीनिंग। कि जो लिसनर ने अंडरस्टूड किया आपका, वो पता नहीं अब क्या कर गया। अगर तो वो लिटरल मीनिंग ले गया तो वो आराम से बैठा रहेगा, अगर वो इंटेंशनल तुम्हारा मीनिंग ले गया तो वो दरवाजा बंद कर देगा। अब यही मामला इडिपस के साथ हुआ है। वो असल में कौन सा मीनिंग ले गया? वो मीनिंग जस्ट उसका
एक लिटरल सा मीनिंग ले जाता है, हालांकि वो उसका वो मीनिंग ये नहीं था, मतलब वो अंडरस्टूड वो कुछ और कर गया, बात ऐसी नहीं चल रही थी। असल में वो इसलिए बुलाया गया था ताकि वो प्लेग की सिचुएशन बताए क्यों से ये सब कुछ हुआ। So he misunderstood Tiresias. Tiresias was quite right. He was saying that uh, do not let me to expose you. I don't want to expose you. But he is saying again and again, you are the murderer. You have murdered the Laius king, and no, you are conspiring against my throne. You want to overthrow my crown by conspiring with my brother-in-law. I will not allow you. You are a fool. You are sightless. You are mindless. तुम माइंडलेस हो, ओल्ड हो, फूल हो, साइटलेस हो, अंधे तो तुम पहले ही हो. He said that I am not fool. You are fool. I am only physically blind, but you are blind spiritually, morally blind. तुम spiritually बिल्कुल blind हो, morally बिल्कुल blind हो. मैं तो सिर्फ blind, physically blind हूं, लेकिन तुम तो spiritually blind हो. तुम वो हो, you slept with your mother and you have begotten children from your mother. आगे जी आपने ये पूरी डिटेल लिखनी है, उसके बाद मैच द लिंक विद द गिवन लाइन विद स्टोरी सो दैट पेपर चेकर कम्स टू नो द स्टूडेंट हैज रीड ऑल द ड्रामा. जब आप ये सारी सिचुएशन उसको बना के दोगे ना, उस पूरी मतलब पूरी समरी लिखोगे, उस समरी को फिर लिंक किसके साथ डालोगे, उसके साथ उन लाइन के साथ लिंक करोगे, तो वो क्या समझेगा कि इस बच्चे ने पूरा प्ले जो है वो पढ़ा हुआ है. यहां तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना है, कॉन्टेक्स्ट का पता चल गया, कॉन्टेक्स्ट का पता चल गया. चलें ठीक. लें जी, आगे जी मल्टी कॉन्टेक्स्ट. मतलब ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा जो मैंने बनाया हुआ है, ये तकरीबन हर किसी के साथ चल सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप उससे रिलेटेड ही बनाएं. अगर आपको नहीं कुछ याद आ रहा तो ये आप लिख सकते हैं. Oedipus with the telltale limbs, the son of the Jocasta and King Laius, met his tragic destroy due to his tragic flaw, that is in his rashness. Rashness होता है कि जल्दबाजी, emotional and ill temper. It was forecasted. क्या forecasted किया गया था? It was forecasted by the gods. It was forecasted. ये ईडी आना था. इट वॉज फोरकास्टेड बाय द गॉड्स. गॉड्स उस वक्त वो एक गॉड को तो मानते नहीं थे, उनके बहुत सारे गॉड्स थे. जूवस था, अपोलो था, उसके बाद वाइन का गॉड है उनका, ठीक है, वेजिटेरियन गॉड है, हर तरह के क्रॉप्स का उनका गॉड है, हर तरह के उनके गॉड्स हैं. अब बहुत सारे गॉड्स ने क्या प्रोफेसी वो देते थे, वो वैसा ही मानते थे कि मतलब वो गॉड्स एज थी, एंशिएंट एज थी, वहां एक गॉड नहीं था. इन द ऑरेकल्स, ऑरेकल क्या होता है? जो फॉर्चून, आपको फॉर्चून बताता है. that the son of the Laius, जो लियस का सन होगा, will kill his father and marry his mother in order to avoid such a catastrophe destruction. The king Laius wished to murder his own son. उसने कहा कि मैं अपने बेटे को मार दूंगा और सारा मामला फाश हो जाएगा. सो इडिपस, अब एक और बात याद रखिएगा, ये जो ओ है ये साइलेंट है, और आपने यहां से प्रोनाउंसिएशन इसकी स्टार्ट करनी है. इडिपस क्या है इसकी? Oedipus. Oedipus was given to the shepherds who did not kill him and brought him to another kingdoms, where Oedipus learned the same mystery and ran to avoid decrees of fate. But he did not know that the fate was setting everything thing right for the course from which he was escaping. जिससे वो बच रहा है उसे पता नहीं चला कि वो उसके ही पास आ रहा है. So he killed his father unconsciously, unknowingly. He killed his father and married his own mother and became the cause of problem to kingdom. अब देखें,
यहां पे सारा जो प्ले है वो किस आयरनी के गिर्द घूमता है? जो इसके अंदर आयरनी जो है वो यूज हुई है उसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। कौन सी आयरनी? ड्रामेटिक, सिचुएशनल आयरनी, आयरनी ऑफ फेट। ये आयरनी साथ साथ चलती है और ये बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल हुई है। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है कि करैक्टर नहीं जानता लेकिन उसके रीडर जो हैं वो जानते हैं। रीडर नोज एवरीथिंग। रीडर नो एवरीथिंग। रीडर्स जो है वो सब कुछ जानते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ये हमें इसके साथ साथ मिलती है। मल्टी एक्सप्लेनेशन भी एक हमने की है, इसको भी कर लीजिएगा यूज। दीज लाइन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले। अब देखिएगा, इडिपस रेक्स एक्ट शोज the neck and the rules of the writers on the speech of Oedipus try hard to avoid the fate, but tragic fate causes his downfall. अब इस जब हम प्ले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बड़ा एक्सपर्ट बंदे ने इसको लिखा। एक तो इसका प्लॉट जो है उसने बड़ा सिस्टमेटिक बनाया। इससे भी अबव अरिस्टोटल ने भी उसको एडमायर किया कि अगर कोई बेस्ट फिट ट्रेजेडी का स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड को मीटअप करता है तो वो इडिपस रेक्स है। किसका? सोफोक्ली का। Down the discussion, what is just before the given lines and a line under reference? Speaker names, talking his names, जो बात कर रहा है उसका नेम, and the comprehensive prose of stanza comment in one or two closing sentences. अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। जब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तो हमें बतानी है कि सेटिंग क्या चल रही थी। ठीक है, डायलॉग किसका है? इडिपस बोल रहा है। ठीक है, किससे बोल रहा है? whom he is speaking। कौन बंदा किससे बात कर रहा है? पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? सेटिंग क्या थी? क्या मामला थे? ये सारा ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कौन बंदा किससे बात कर रहा है? क्या सिचुएशन चल रही थी? मामलात क्या थे और किस तरफ जा रहे थे? ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। समझ आ गई कि उसमें तो हमने एक समरी बतानी है और उसको रिलेट कर देना थोड़ा सा। अब यहां पे हमने बताना है कि कौन बंदा किससे बात कर रहा था, सिचुएशन क्या चल रही थी और क्या बन रहा था वहां पे। ये उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अक्सर आपको टीचर कह देंगे जो मर्जी लिख दें। नो, जो मर्जी क्यों लिख दें? उन लाइंस की के बारे में बताना है कि उसका बैकग्राउंड क्या था। जो लाइन आपको उसने दी है, ठीक है, आपने बताना है डायलॉग किसका था, हु इज टॉकिंग टू whom, सिचुएशन क्या थी, किस तरफ जा रही थी, वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, और वो किस तरफ जा रही थी वो सिचुएशन लेके, किस तरफ, मतलब वो सारे प्लॉट को लेके किसकी तरफ जा रही है वो सूरत हाल। ये आपने बताना है एक्सप्लेनेशन में। कौन बंदा किससे बात कर रहा है, यानी पहली बात कि हु स्पीकर, स्पीकर कौन है, बैकग्राउंड क्या है, और वेयर इट्स गोइंग, वेयर इज इट गोइंग, सिचुएशन जा किस तरफ रही है, किस कैटास्ट्रोफी की तरफ जा रही है, सोल्यूशन की तरफ जा रही है, एक्सपोजिशन की तरफ जा रही है, कंक्लूजन की तरफ जा रही है, क्या बन रहा है। हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक्सपोजिशन होती है, उसके बाद क्लाइमैक्स आता है, कंक्लूजन होता है, ये तो हमें पता है। तो वो किधर जा रही थी सिचुएशन। यहां तक एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, फिर आपको कोई मॉडल मैं देता हूं, उनको हम करते हैं। नहीं जी, हमारे पास एक मॉडल है, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। नो आवर afflictions have no end, no all our stricken host lies down, and no man fight for death with his mind.
the noble plows and land bears no grains. अच्छा जी, ये कौन, किसका डायलॉग है, कौन बोल रहा है, ये डायलॉग किसका है? एक तो पहली बात ये है कि ये लिया गया है किससे, पैराडॉस से, जो उसका प्रोलॉग है उसी से है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी डायलॉग। किसके, प्रीस्ट, उनमें से जो सबसे एजड बंदा होता है। बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते थे वो लोग, जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता जा रहा है हम लोग तो कदर नहीं करते। अब आपको मैंने बताया था कि जो उनके सबसे रिस्पेक्टेड बंदे होते थे ना उस इलाके के, वो प्ले को कंडक्ट करवाते थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। बात समझ आ रही? यानी जो एजड लोग होते थे, एक तो वो उनकी इज्जत की जाती थी, वो आगे होके बात करते थे। इवन इडिपस खुद जो है, जब वो बाहर आता है अपने महल से, पैलेस से, तो वो कहता है कि कोई तुम में से जो तुम्हारा मोतबर बंदा है वो आगे बढ़ के मुझसे बात करे कि तो आप लोगों का मसला क्या है, क्यों बैठे हो मेरे यहाँ पे, मेरे टीले पे क्यों बैठे हो, यानी मेरे महल के बाहर क्यों खड़े हो, व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड माय पैलेस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, if you have some respected person, please come forward and let me know your problem. वो उसे बताता है, बादशाह सलामत क्या बताएं, हमारी औरतें बंजर होगी, हमारी जमीन बंजर होगी, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ये अननोन किस्म का एक कहत। पहले तो हमें स्फिंक्स जो है वो उसने प्रॉब्लम में रखा, और लकीली तुम आए, लाइक अ गॉड यू कम ओवर हियर एंड यू रेस्क्यूड अस, काइंडली बी आवर रेस्क्यूअर अगेन। हमें दोबारा फिर हमें रेस्क्यू कीजिए, हमें इनसे निजात दिलाइए, इस प्लेग से भी निजात दिलाइए। वी नो यू आर ह्यूमन बीइंग, बट वंस यू कम लाइक गॉड, तुम एक गॉड की हेल्प की तरह आए, और तुमने किस तरह से हमारी हेल्प की और स्फिंक्स से निजात दिलाई जो हम लोगों को तबाह बर्बाद कर रही थी। अब हम फिर आपके पास उम्मीद लेकर आए हैं, ये सारे लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी जमीनें, हमारी औरतें, बच्चे जो हैं उनके पेट के अंदर ही मर रहे हैं, डू समथिंग। और फिर वो आखिर में एक डायलॉग बोलता है, अगर हुकूमत करनी है तो जिंदा लोगों पे करो, मुर्दा पे हुकूमत करके क्या करोगे, इफ यू वांट टू गवर्न अस, गवर्न ऑन द पीपल दे आर लिविंग, नॉट ऑन डेड पीपल। ये भी वो बोलता है। अब उस बंदे की, ये उसका ही डायलॉग है, और ये इंट्रोडक्टरी डायलॉग, इंट्रोडक्टरी जो पहला उसका सीन है वहां से लिया गया। देखिएगा, कहता है, नो आवर अफ्लिक्शन हैव नो एंड, अब तो हमारी तबाही का कोई एंड ही नहीं रहा। वो क्या बोल रहा है, बादशाह सलामत, अब तो हमारी तबाही का कोई एंड ही नहीं रहा। नो ऑल आवर स्ट्रिकन, हम लोग जो हैं, स्ट्रिकन होता है, स्ट्रिकन होस्ट लाइस, हम सब जो हैं वो क्या है, तबाह बर्बाद डोन, हम तबाह बर्बाद हो गए। एंड नो मैन फाइट्स फॉर द डेथ विद हिज माइंड, द नोबल प्लू लैंड्स बियर नो ग्रेन्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, नो मैन फाइट्स फॉर डेथ विद इन हिज माइंड। अब तो हम लोग जो हैं अपने, कहता है कि नो मैन्स फाइट्स फॉर डेथ, अब कोई आदमी भी कहता है कि डेथ के लिए नहीं लड़ता। क्या होता है कि डेथ के साथ, डेथ आती है हमें तबाह बर्बाद कर रही, हम तो उसके साथ उसके हमारे अंदर ये सकत ही नहीं रही कि हम उसके सामने खड़े हो सके। द नोबल प्लू लैंड बियर नो ग्रेन, हमारी जमीन कुछ गल्ला कुछ भी नहीं ग्रो कर रही। ग्रेन का मतलब क्या होता है, गल्ला, बियर्स, कुछ चीज को उगाना, किसी चीज को ग्रो करना। अब तो हमारी जमीन भी कहता कुछ ग्रो नहीं करती। अब ये है, अब देखिए इससे हमें कितनी हेल्प मिल गई। इंट्रोडक्टरी सारा पैरा जो है, कोई भी अगर डायलॉग आ जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो है वो रिस्पेक्टेड बंदा, एक जो ओल्ड जो उनमें से है, एजेड बंदा जो है वो बोल रहा है, और वो अपना मुतालबा सारे लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बादशाह के सामने रख रहा है। और बादशाह के पैलेस के बाहर झंडियां लेकर, ब्रांचेस लेकर, टहनियां लेकर और झंडे लेकर वो बाहर खड़े हैं, और वो मातम कर रहे हैं, मॉर्निंग एंड व्हाई आर यू मॉर्निंग। बादशाह सलामत उनसे पूछता है। द एक्सट्रैक्ट, हम इसको क्या लिखेंगे, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द प्ले इडिपस रेक्स, डबल कोट्स में लिखेंगे, बाय सोफोक्लिपस। यह एक और तरीका है। These lines have been taken from the play Oedipus Rex by Sophocles.
बस इतना आपने लिखना है। कॉन्टेक्स्ट। A priest and the people of the Thebans arrive at the palace to ask their king Oedipus to rescue them from the plague. वो क्या कह रहे हैं कि प्लेग से हमें बचाओ भाई, हमें। अब ये स्टोरी है, अब मैं इसको देखे कैसे रिलेट करता हूँ उस सारे मामलात में। विच इज एक्चुअली अपोलोज रेवेज। अपोलो का ये एक मतलब उनके ऊपर कर्ज था, क्योंकि उस इलाके में गॉड्स ही हुकूमत करते थे उस वक्त, तो वो जैसे मर्जी वो कहते थे जो भी कुछ होता था। आजकल तो लोग नहीं मानते, आजकल लोग क्या हो गए हैं, मतलब अगर मिडीवल एज के बाद देखा जाए तो लोग मोस्टली जो है वो रिलीजन को, उनको अंग्रेजों ने तो छोड़ दिया था, इंग्लिश पीपल ने तो छोड़ दिया था। अब ये हमारे मसले हैं कि हम लोग चूंकि वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव रखते हैं, गॉड पे हमारा ईमान है, उनका तो ये बिलीव नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। अब उनमें 70 से 80% लोग जो हैं वो अग्नोस्टिक हैं, अथीस्ट हैं, मतलब वो किसी भी गॉड को नहीं मानते। वो कहते हैं ये सब कुछ खुद ही चल रहा है। वो कहते हैं ये लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है। हम लोग जो हैं वो निएंडरथैल्स जो है, निएंडरथैल्स का ही एक उसकी ही एडवांस शक्ल हैं हम। इसके ऊपर मैं कभी लेक्चर दूंगा कि निएंडरथैल्स क्या होते हैं। आज से 70,000 साल पहले कुछ लोग रहते थे निएंडर वैलीज में, जो इंसानों की तरह लगते थे, लेकिन अब उनके पास कोई जुबान नहीं थी। और वो साइंस कहती है कि यहाँ पे कुछ लोग, उनकी स्कल्स मिली हैं, तो वो लोग कहते हैं वो ये खुद ही इंसान बन गया है और ये उसकी एक डेवलपमेंट है। हम जो हैं हम भी एक जानवर की डेवलपमेंट है। ठीक है, उनकी कोई शक्लें भी उन्होंने शेयर की हैं, बहरहाल नहीं हो। इसको अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब यह है कि हजरत आदम से पहले भी यहाँ कोई लोग रहते थे, क्योंकि फरिश्ते जो हैं इतने, अगर इतनी अश्योरेंस से ये बात कर रहे हैं कि गॉड ऑलमाइटी इसको बनाने की जरूरत क्या है, ये जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करेंगे। अगर होली कुरान को पढ़ें तो उसके अंदर एक आता है, जब अल्लाह ताला ने, ऑलमाइटी ने एडम को बना रहे थे, तो एडम साथ ही फरिश्तों ने क्वेश्चन किया था, ऑलमाइटी व्हाट इज द नीड ऑफ creating this man? We are here to worship you. This man will create problem. He will create problem on land. They will fight. ये लड़ेंगे, फसाद बर्पा करें, क्या जरूरत है इसको बनाने की? तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि जो चीज मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने कुछ इल्म बयान दिया। अगर होली कुरान को पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो सबसे बड़ी ह्यूमन की पावर है वो क्या है, इल्म बयान। वो बयान कर सकता है, वो स्टोरी की फॉर्म में आगे पीछे बातें बता सकता है, जबकि जानवर सिर्फ जो सामने होता है उसी पे उसका कॉन्शियसनेस होता है। एक जो मकड़ा है वो अपने प्रे को देखता है तो वो बिल्कुल उसका कॉन्शियसनेस इतना है कि वो अलर्ट हो जाता है। एक बंदर अगर किसी खतरे को देखता है तो वो आवाजें निकालता है, उसका कॉन्शियसनेस बस उतना है। उसका कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि वो पीछे जो 2 दिन पहले बात हुई है वो याद कर ले, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल। मेरा एक दोस्त है बचपन का दोस्त है, तो बाइक उस वक्त नए नए आए थे, तो मैंने बाइक चलाने की कोशिश की। उस वक्त मुझे बाइक चलाना नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, उसे बाइक चलाना आता था, तो उसने क्या किया कि बाइक मेरे सामने उसको वो उसका वो क्लच जो है वो गियर लगाता है और वो उसका क्लच दबा के मुझे कहता है इसके ऊपर बैठो। तुम कहते हो ना मोटरसाइकिल चला लेते हो, तो मैं ऊपर बैठा, तो मैंने मतलब उसका बेशक वक्त क्लच को छोड़ दिया तो वो ऐसे एकदम उछलता है और बड़ी मुश्किल से हम बचते हैं। अब ये बात को काफी साल हो गए, राउंड अबाउट कोई 20 years। अब मेरा दोस्त जो है जब मुझे मिलता है वो मुझे बात याद दिला देता है,
मतलब इसका मैं मकसद ये आपको बता रहा हूँ कि हमको हमारे पास एक पावर है, बट एनिमल्स दे आर नॉट हैविंग पावर। और ये इल्म बयां है जो अल्लाह ताला ने सिखाया है। ये आपको शॉर्ट सा जो मैंने लेक्चर दिया असल में मैं ये दे रहा हूँ कि दुनिया मीनिंगलेस नहीं है। लोग जो हैं इसको बनाने की भले जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को ही देख लें तो इसमें 100 बिलियन सेल जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं भाई, उनको मैनेज कौन कर रहा है? अमिगडेला जो है किस तरह से रैशनल माइंड को, फियर जो है अमिगडेला उसको कहते हैं, वो किस तरह से रैशनल माइंड को हैक कर लेता है और आपको बोलने तक नहीं देता जब आप स्टेज पे जाते हैं खौफ फियर से। फियर हमेशा अमिगडेला से उठता है और अमिगडेला जो है वो रैशनल माइंड को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। और वो आपकी आवाज जो है वो सांस फूल जाती है, आप खौफजदा हो जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, आपसे आवाज नहीं निकलती है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। वो फियर को और बढ़ाता है, उसको पंप करता है और पूरे रैशनल माइंड को कंफ्यूज करके आपकी आवाज जो है वो आवाज को ही बदल देता है। व्हाट इज दिस? कौन कंट्रोल करता है इसको? ये रैशनल माइंड, ये प्रोडक्शन, ये रिसेप्शन, ये किसने दी है आपको? गॉड ऑलमाइटी ने। कौन कंट्रोल? कहां जा रहे हैं हम? उसके पास। तो Oedipus summoned the blind prophet Tiresias for help. Then chorus came and sang the distress and agony of the thieves, which was actually caused by the murderers. अब क्या होता है? फिर कोरस आता है। आपको पता है कि एक ओड आता है। जब भी कोई बोलता है हर सीन के अंदर क्या आता है? एक ओड भी आता है। ओड क्या होता है? सॉन्ग। वो ओड आता है और वो साथ साथ वो उसको मतलब गाते भी हैं। Oedipus summoned the blind prophet Tiresias for help. Then chorus came and sang the distress and agony of the thieves, which was actually caused by the murderers Oedipus. ये है उसका context. Explanation: These lines are extracted from the play Oedipus Rex Parados. उसके parados से लिया गया है, ठीक है? Parados क्या होता है? जो उसका prologue है, introduction है। कितने सीन है टोटल इसके अंदर? 7। ठीक है। पहला क्या है उसका? पैराडोस। 5 सीन आते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा एक्सोडस। एक्सोडस को क्या कहते हैं? उसका एंड सीन जो है। Oedipus flows 1,000 channels, but return to the hunter's fate at the proper times. Bullets are shoot by the men, and God deals with them out. Thieves in shackles of suffering, and the king Oedipus is too worried with his people. The line under the reference chorus is singing that the Thebans sows have no end. जो वो बोते हैं कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। अब देखें, मैंने इसको रिलेट किया, उन लाइन को यहाँ पे रिलेट किया। कौन बोल रहा है? स्पीकर जोन सा बोल रहा है। थीबन बोल रहे हैं। वो कोरस जो है वो सिंग कर रहा है, गा रहा है कि भाई हमारी फसलें बंजर, हमारी औरतें बंजर, हमारे लोग जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हर्ड्स मर रहे हैं, कैटल्स मर रहे हैं, क्रॉप्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो कुछ कीजिए। पीपल फॉल डेड, नोबडी थिंक। क्या कहता है? People fall dead and nobody can think a plan to fight off death. कोई प्लान नहीं है कि डेथ जो है यहाँ पे दंदनाती फिरती है और ये बिजली की तरह आती है और हम लोगों को तबाह बर्बाद करती जा रही है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। घात लगाए बैठी है और जिसको चाहे उसके घर जो है, इट्स डांसिंग। डेथ इज डांसिंग इन every home of the Theban. The noble fields grow no corns. कोई उसमें क्रॉप्स नहीं हो रही। And mothers in a pains of delivery cannot give birth to babies, and the plagues would continue until the killers is not sent away from the city. और तब तक ये कत्ल करती रहेगी, मारती रहेगी, जब तक इस किलर को हम यहां से निकालते नहीं है। किसको? डेथ को, प्लेग को। आगे समझ अगर ये आ जाए तो आई होप आप कर लेंगे इसको। Stanza scene 1.
210 से 214 की लाइन, ये 210 से स्टार्ट होती है लाइन और 214 तक चलती है। टेरेसियस टू एडिपस, ऑल दिस एंड मोर दैट यू कैन नॉट गैस। ये और इससे भी बढ़कर तुम अभी तो गैस ही नहीं कर सकते। टेरेसियस कहता है जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, तुम उसको तो गैस ही नहीं कर सकते। ये तो बड़ी छोटी सी बात है जो तुम सोच रहे हो अभी तुम्हारे साथ होगा क्या। आप आगे आगे देखो बनता क्या है। नॉट नो विल ब्रिंग यू, नो विल ब्रिंग यू, कहता है इससे भी ज्यादा ऑल दिस, ये जो तुमने सब कुछ किया, अपनी मदर से शादी की, फादर को किल किया, तबाह बर्बाद कर दिया, थीप को और अब सबको, ये तो तुमने किया है। एट नाउ विल ब्रिंग यू, और अभी तुम आएगा, अभी तुम और लाओगे तबाही। कैसे? योर सेल्फ अमंग योर चिल्ड्रन, तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। तुम किसके लिए तबाही लाओगे? ये सब कुछ जो तुमने किया है, इसको गौर से देखें। और इससे बढ़ के तो कहता है कि तुम गैस ही नहीं कर सकते कि अभी तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। एंड नाउ विल ब्रिंग यू, जो अभी तुम तबाही लाओगे, इससे भी बढ़कर योर सेल्फ, अपने लिए, एंड अमंग योर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के दरमियान, बी एंग्री देन कर्स किरोन्स, और तुम फिर गुस्से होगे और मेरे ऊपर और किरोन के ऊपर फिर तुम लानत करोगे, बददुआएं दोगे। क्या करोगे? कर्स मी,